सिक्योरिटी। वी आर नाउ इन द पार्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहां हम सिक्योरिटी को लर्न करेंगे। और जहां तक इस सिक्योरिटी की बात है, स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी और ह्यूमन सेंट्रिक सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आता है, तो कंपैरेटिव में भी ये रखा है इन्होंने। तो जब हम सिक्योरिटी को स्टडी करेंगे, सिक्योरिटी का यही मतलब होता है, सिक्योरिटी मतलब बचाव। किसी खतरे से आपको फराहम करनी है सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ आपको फराहम करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट, सिक्योरिटी फ्रॉम थ्रेट। अब ये थ्रेट्स कौन से हैं? दैट मीन्स सिक्योरिटी फ्रॉम होम, किससे आपको सिक्योरिटी चाहिए, कौन से खतरात से आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और उसके बाद आ जाता है ये सिक्योरिटी किसके लिए है। ये स्टेट के लिए है और स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए है। तो रेफरेंट, तो रेफरेंट कौन से हैं, किसके लिए ये सिक्योरिटी आप कर रहे हो? स्टेट और इसमें रहने वाले लोगों के लिए। सिक्योरिटी फॉर होम, दैट मीन्स स्टेट एंड इट्स पीपल। सिक्योरिटी फॉर होम, स्टेट एंड इट्स पीपल। सिक्योरिटी फ्रॉम होम, किन से ये सिक्योरिटी चाहिए? फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स। उनमें ट्रेडिशनल भी आते हैं, उनमें इंटर ट्रेडिशनल में जो आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, इसके अलावा वहाँ नॉन ट्रेडिशनल भी आते हैं और बाकी थ्रेट्स भी इसमें आते हैं। तो जब हम थ्रेट्स को देखते हैं, थ्रेट्स को देखकर एक स्टेट क्या करती है, वो स्टेप्स लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं अपने आप को बचाव का, अपने डिफेंस का, अपने लोगों की प्रोटेक्शन का, अपने ज़मीनों की प्रोटेक्शन का और अपने रियासत की भी प्रोटेक्शन का। और जहाँ तक इन थ्रेट्स की बात है, या तो ये थ्रेट्स ट्रेडिशनल हो सकते हैं या तो ये थ्रेट्स नॉन ट्रेडिशनल हो सकते हैं। ट्रेडिशनल थ्रेट्स में वो खतरात आते हैं जो स्टेट को होते हैं या तो मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर से ही। तो दैट मीन्स ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो मुल्क की सिक्योरिटी को होती है, मुल्क की सॉवरेंटी को होती है, मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और मुल्क की इंडिपेंडेंस को होते हैं। और ये जो खतरात होते हैं, आइदर दीज ट्रेडिशनल थ्रेट्स कैन बी इंटरनल और दीज कैन बी एक्सटर्नल। तो इंटरनल थ्रेट्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में वो है दोज डेंजरस विच ऑपरेट फ्रॉम विद इन द कंट्री। और अगर ये एक्सटर्नल थ्रेट्स होंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को, तो ये वो थ्रेट्स और डेंजर्स है विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम outside the country, which are operated from, which are operating from outside the country। तो मिलिट्री पावर जो है, जो मिलिट्री होती है, प्रोटेक्शन एक स्टेट को करती है, उस मिलिट्री को खतरा रहता है, क्योंकि मिलिट्री डिफेंड करती रहती है एक कंट्री को। जब वो इसको डिफेंड करती है तो बाहर से जो नेबरिंग कंट्रीज होती है या बाकी राइवल कंट्रीज होती है, वो हमेशा इस बात पे एम करती हैं कि हम इस टेरिटरी पे अटैक करेंगे, हम इस टेरिटरी पे अटैक करेंगे। तो थ्रेट्स जो एक्सटर्नल से होते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में वो आते हैं, तो या तो वो एक्सटर्नल थ्रेट्स हो सकते हैं या वो इंटरनल थ्रेट्स कैसे हो सकते हैं। अगर इंटरनल कोई रेबेलियन हो एक स्टेट में, इंटरनल कोई सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट हो, अलग मुल्क या अलग स्टेट बनाने का लैंग्वेज के बेस पे, ज़मीन के बेस पे या मज़हब के बेस पे, तो वो एक इंटरनल थ्रेट रहता है फॉर अ सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट। और उसमें इंटरनल थ्रेट्स में ये भी रहता है जब बाहर से कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट किसी को करता है सेपरेट मूवमेंट्स के लिए, तो वो भी एक इंटरनल थ्रेट रहता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एक मुल्क के लिए। तो दैट मीन्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में जो थ्रेट्स आते हैं, दिस कैन बी इंटरनल और दिस कैन बी एक्सटर्नल। जब हम इनके एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, तो एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से कोई मुल्क आप पे हमला करेगा, बाहर से ग्रुप ऑफ कंट्रीज आप पे हमला करेंगे, बाहर से आपकी जो सलामती है, सॉवरेंटी है, इंडिपेंडेंस है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और आपकी जो मिलिट्री है उसको खतरा है बाहर की कंट्री से, आपके बॉर्डर्स को खतरा है बाहर के दुश्मनों से। या तो वो एक कंट्री हो सकती है या वो ग्रुप ऑफ कोलिशन अलाइंसेस हो सकते हैं, कोलिशन पार्टनर्स हो सकते हैं। तो जब वहां से आपको खतरा होगा बाहर से, तो आपके पास कौन से ऑप्शंस रहते हैं? एक नेशन, एक दौलत, एक कंट्री के पास कितने ऑप्शंस रहते हैं व्हेन इट विल बी फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, व्हेन इट विल बी फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, व्हेन इट विल बी फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल टू इट्स बॉर्डर्स, आउटसाइड फ्रॉम इट्स बॉर्डर। जब आपको कुछ खतरात मंडलाते होंगे तो आपके पास कौन से ऑप्शंस रहते हैं? आपके पास दो तीन ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें एक ऑप्शन ये आता है सरेंडर। सरेंडर में आपने क्या करना है, आप बिल्कुल सबमिट करते हो अपने आप को उस दुश्मन के अगेंस्ट,
तो आप उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, वो आप पे जीत जाता है, वो आपको कॉन्क्योर करता है, वो आपको कॉन्क्योर करता है क्योंकि आप सरेंडर करते हो। तो ये जो आप सरेंडर करते हो, ये कोई डिफेंस नहीं होता है, ये कोई डिफेंस ऑफ योर सॉवरेंटी, योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ योर मदरलैंड नहीं होता है। बस ये जो सरेंडर आपके पास ऑप्शन है, इट मीन्स यू आर सबमिटिंग योर सेल्फ, योर नेशन, योर पीपल, योर मिलिट्री टू एनी अदर नेशन जो आप पे काबिज होना चाहता है, जो आप पे हमलावर हो रहा है। तो वहां पर ये बात है, जब आप पे कोई बाहर से हमला करता है, आपके पास कौन से ऑप्शंस रहते हैं। तो ये एक्सटर्नल थ्रेट है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। इसमें जब बाहर से आपको थ्रेट होता है, आपकी कंट्री को, आपकी सॉवरेंटी को, आपके मुल्क की जो खुदमुख्तारी है सॉवरेंटी उसको, आपके मुल्क की सिक्योरिटी को, आपके मुल्क के इंडिपेंडेंस को, आपके मुल्क के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, जब बाहर से ऐसा खतरा होगा, तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, जिनमें ऑप्शन वन होता है यू हैव टू सरेंडर। क्या आप कर सकते हैं? आप सरेंडर कर सकते हो। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं, तो यह आपका डिफेंस वाला ऑप्शन नहीं होता है, प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि आपका वो ऑप्शन होता है जिसमें आप अपनी इंडिपेंडेंस के साथ अपनी सॉवरेंटी भी खो बैठते हो, जिसमें आप अपनी सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस खो बैठते हो। तो जो सरेंडर होता है, सरेंडर वाला ऑप्शन, इट इज नेवर फॉर नेशनल डिफेंस, ये नेशन के डिफेंस के लिए नहीं होता है। तो ये पहला ऑप्शन होता है जब आपको एक्सटर्नल कोई थ्रेट आता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, टू सरेंडर। दूसरा ये आता है, आपको ये मालूम है हमारे इस दुश्मन के खिलाफ जिसने हमें इन्वेड किया, इसके पास मिलिट्री और जो वेपनरी स्ट्रेंथ है वो इतनी है, मेरे पास भी उतनी है या उससे सुपीरियर है। अगर मेरे पास भी उतनी है, वी कैन बैलेंस इट, वी कैन बैलेंस इट अटैक्स। जो वो अटैक वहां से कर रहे हैं, जो वहां से वो आक्रमण कर रहे हैं, आप पे हमले कर रहे हैं, आप यहाँ से उनका डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो क्वालिटेटिव वेपन्स और क्वांटिटी भी है, आपके पास वो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आप उनके इन ताबड़तोड़ हमलों का डिफेंड कर सकते हो। तो वहां पर आप अपने मुल्क को बचाते हो हम दुश्मन के घात से, दुश्मन के हमलों से, तो वहां पर आप डिफेंड करते हो। तो पहले ऑप्शन जो टू सरेंडर था, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है उसमें आता है टू डिफेंड। आप डिफेंड करते हो क्योंकि आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है और आपके पास वेपनरी भी है, और क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। तो वहां पर इन दोनों चीजों से आप अपने मदरलैंड को, अपनी नेशनल स्ट्रेंथ, नेशनल सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस को आप डिफेंड करते हो, आप डिफेंड करते हो। और जो तीसरा ऑप्शन आपके पास रहता है सरेंडर और डिफेंड के बाद, वो ये रहता है, आपको ये मालूम है कि आपका जो दुश्मन है उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है एज कम्पेयर टू यूवर्स। आपको पता है उसने हम पर अचानक हमला किया, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेंथ है मिलिट्री एज वेल एज वेपनरी की, वो बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी उनसे सुपीरियर है, दुश्मन से हमला और उससे ज्यादा ताकत हमारे पास है। आप क्या करते हो? आप ये जो कास्ट ऑफ वार है इसको बढ़ाते हो, ड्यूरेशन ऑफ वार है इसको बढ़ाते हो, क्योंकि आपको पता है टाइम विल कम जब आपका दुश्मन घुटने टेक देगा, क्योंकि उसके पास ये क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी स्ट्रेंथ मिलिट्री एंड वेपनरी में आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई यू आर कंटिन्यूइंग द कास्ट ऑफ वार को बढ़ा रहे हो टू द एक्सटेंट जब तक कि वो ना बिखर जाए, घुटने ना टेक दे वो दुश्मन। तो आप ये वार का जो कास्ट है, वार की जो ड्यूरेशन है, आप ये बढ़ाते रहते हो, क्योंकि आपके पास ये कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों चीजें होती हैं। और वहां पर ये जो ऑप्शन है, इट इज डिटरेंस। फिर वो नहीं चाहेगा आपके साथ वार कंटिन्यू करना, तो वहां पर आप डिटर करते हो। टू सरेंडर, टू डिफेंड, टू डिटर। टू सरेंडर कोई डिफेंस वाला ऑप्शन नहीं होता है, आप उसमें अपनी अथॉरिटी, सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खो देते हो, तो दैट इज नॉट अ डिफेंडेबल ऑप्शन। और जो डिफेंडेबल ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है, वो डिफेंड होता है। तो सरेंडर के बाद टू डिफेंड आता है, और टू डिफेंड के बाद जब आप ये कि देखते हो कि दुश्मन कौन सा है, आप अपनी स्ट्रेंथ जो है उसके मुकाबले में बड़ी सुपीरियर है, आपके पास मिलिट्री एज वेल एज वेपनरी कैपेबिलिटी बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो वहां पर आप क्या करते हो, जो जो वार चल रहा है, आप इसकी कास्ट, आपकी इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि आपको पता है द डे विल कम, टाइम विल कम, जो ये दुश्मन है इट विल बो डाउन ऑन इट्स नीज, ये बिखर जाए, ये घुटने टेक देगा जब हम वार के कास्ट को बढ़ा देंगे, और उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वार को वो हमारे साथ कंटिन्यू करें। लिहाजा आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते हो, और ये जो होता है ये वाला ऑप्शन, इसमें आप डिटरेंस करते हो, डिटर करते हो। तो टू सरेंडर, टू डिफेंड एंड टू डिटर, ये तीन ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, एक कंट्री के पास, व्हेन यू विल बी इन्वेडेड बाय अ फॉरेन कंट्री, बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो एक्सटर्नल थ्रेट है, वहां से जब आपको हमला हो जाएगा, तो आपके पास तीन ऑप्शंस है, टू सरेंडर,
टू डिफेंड एंड टू डिटर। लेकिन जहां तक इन जनरल जो एलिमेंट्स होते हैं डिफेंस के, वो 4 है। जैसे मैंने आपको बता दिया 3 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें टू सरेंडर आता है, टू डिफेंड और टू डिटर आता है। लेकिन जो सरेंडर है वो डिफेंस वाला ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शंस में आता है, आपने तबाही नहीं देखनी है, आपने खून खराबा नहीं देखना है, बल्कि आप अपने आप को डायरेक्टली उसके हवाले करते हो, तो सरेंडर करते हो, तो वो कोई डिफेंस वाला ऑप्शन नहीं है। और इन जनरल 3 ऑप्शंस होते हैं, सरेंडर, डिफेंस और डिटर वाला। लेकिन जो एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस है वो 4 है। उसमें एक तो डिफेंस आता है, दूसरा डिटरेंस आता है, तीसरा उसमें आता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ नेशन जब मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ नेशन जब मिल जाते हैं, तो वो देखते हैं कौन से खतरा किस देश को है। फॉर एग्जाम्पल नेटो, नेटो जो है वो भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरह है, वो भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरह है, क्योंकि वहां पर एक पे जब खतरा होगा तो वो सारे उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ये एक जनरल है, इसमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी खतरात होंगे, चाहे वो मुल्क के लिए होंगे, लोगों के लिए होंगे, मुल्क के अंदर होंगे, बाहर होंगे, डोमेस्टिक होंगे, नेशनल होंगे, वहां पर कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत होती है, तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी में आता है। लेकिन जो एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस है उनमें 4 है। एक है टू डिटर, दूसरा है टू डिफेंड, तीसरा होता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर के बाद जो चौथा आता है वो होता है अलायंस। अब ये बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर वो होता है जब कोई बड़ा ताकतवर देश होता है जो एक एरिया पर थोड़ा सा अपनी स्टेबलाइजेशन दिखाता है, अपनी प्रपोंडेरेंस दिखाता है, अपनी जो है डोमिनेंस दिखाता है, हेजिमनी दिखाता है, क्योंकि इसके पास वो कैपेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न अमेरिकन कंटिनेंट में यूनाइटेड स्टेट्स दिखा रहा है अपनी ये जो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, डोमिनेंस या प्रपोंडेरेंस है। यूरोप में इंग्लिश और फ्रांस दिखा रहे हैं, या रशिया दिखा रहा है एफ्रो एशिया, ये एशिया और यूरोप में, और चाइना दिखा रहा है इंडिया, ये साउथ एशिया में या एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना दिखा रहा है। तो ये वो कंट्रीज होती है जो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं। जब ये अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, दैट मीन बैलेंस ऑफ पावर। जब एक बड़ा पावरफुल देश होता है वो कैसे पावर को बैलेंस करता है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज उसको ज्वाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कनाडा या मैक्सिको, 2 कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स के बगल में, नेबरहुड में, तो वहां पर कोई खतरा लाहक होगा सेंट्रल कैरेबियन या साउथ अमेरिका से मैक्सिको को, तो मैक्सिको को अगर कोई खतरा लाहक होगा तो वो मदद तलब करेंगे, या मदद ही नहीं तलब करेंगे, वो अपने दुश्मन को ये दिखाएंगे कि हम स्ट्रांग है, अकेले तो वो वीक है, लेकिन वो ये पावर बैलेंस करना चाहेंगे दुश्मन का। कैसे? वो यूएस से मदद तलब करेंगे, वो यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट करेंगे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए, इस रीजन में पीस कायम रहे, अमन कायम रहे। तो यूनाइटेड स्टेट्स वहां इंटरफेयर करेगा, मैक्सिको को वो बैकअप करेगा, सपोर्ट करेगा, तो जो दुश्मन होगा वो हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है वहां एक बड़ा पावर है उसके साथ, वो एक बड़ा पावर वहां खतरा उसके साथ बैलेंस करने के लिए तैयार है, उसको डिफेंड और बैकअप करने के लिए तैयार है, तो वो जो दुश्मन है वो हमले फिर नहीं करते हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, ये तीसरा ऑप्शन, तीसरा एलिमेंट आता है जहां तक डिफेंस की बात है। तो एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस जो है उसमें टू डिफेंड है, डिटरेंस है, यानी डिफेंस एक ऑप्शन एलिमेंट है डिफेंस का। जो एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस है उसमें डिफेंस एक एलिमेंट है, डिटरेंस दूसरा एलिमेंट है, कलेक्टिव सिक्योरिटी इसमें, कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर इसमें तीसरा एलिमेंट आता है। तो डिफेंस, डिटरेंस और बैलेंस ऑफ पावर। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर के बाद वहां पर क्या आ जाता है? वहां पर एक और पावर आता है, वहां पर एक और एलिमेंट ऑफ डिफेंस आता है, दैट इज अलायंस। अलायंस आता है, अलायंस में आ जाता है कोएलिशन ऑफ स्टेट्स। फॉर एग्जांपल जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते थे, आइडियोलॉजिकल वार था बिटवीन 2 कोल्ड वार पार्टनर्स यूएस एंड यूएसएसआर, तो वहां पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी और यहाँ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो वहां पर क्या हो रहा था? अलायंस मेकिंग। नेटो अलायंस थी, कोएलिशन ऑफ स्टेट्स थी ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू कंटेन कम्युनिज्म। सीटो और सेंटो वो भी अलायंसेस थे। इसी तरह जो वार्सा पैक्ट या कॉमन फॉर्म यूएसएसआर के थे वो भी अलायंसेस थे। तो ये जो अलायंसेस होते हैं टू कर्ब द थ्रेट्स, टू कॉम्बैट द थ्रेट्स, एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट, इंटरनल, एक्सटर्नल, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, यू आर मेकिंग पार्टनरशिप, यू आर कोऑपरेटिंग विद वन अनदर, अमंगस्ट अदर्स यू आर कोऑपरेटिंग। सो जब आप ऐसे कोऑपरेट कर रहे हो, दैट इज कोएलिशन ऑफ स्टेट्स, दैट इज कोएलिशन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो कोएलिशन ऑफ स्टेट्स होती है दैट इज अलायंस मेकिंग, दैट इज अलायंस मेकिंग या अलायंसेस। जिस तरह कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो 2 पार्टीज कोएलिशन करती है, वो अलायंस मेकिंग होती है। तो इसी तरह जो एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस होते हैं, जैसे जब थ्रेट्स होते थे कंट्री को, इंटरनल एक्सटर्नल,
इंटरनली कोई हमला कर सकता है, कोई बाहर से कोई कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज, या इंटरनली कोई सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है या बगावत हो रही है, या मिलिट्री ये जो हो रही है बगावत हो रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, या अंदर के लोगों को बाहर से कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है ताकि आपके मुल्क में दंगे स्टार्ट करे, फितने शुरू करे, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं। जब ऐसे ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते हैं, खासकर एक्सटर्नल, तब वहां एक कंट्री के पास अपनी सॉवरेंटी, अपना इंडिपेंडेंस, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और रेस्पेक्ट बचाने के लिए तीन ऑप्शंस होते हैं: सरेंडर, डिफेंस और डिटर। लेकिन इन जनरल फिर जब एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस हम देखते हैं तो वो चार है। उनमें डिफेंस आता है, डिटरेंस आता है, उसमें बैलेंस ऑफ पावर आता है, और उसमें अलाइंसेस आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर भी आपने देख लिया, और अलाइंस में जो कोएलिशन ऑफ स्टेट्स है वो भी आपने देख लिया। उसके बाद ये होता है जो इंटरनल थ्रेट्स होते हैं, तब क्या होता है? तो इंटरनल थ्रेट्स कैसे होते हैं? या तो लोग आपकी गवर्नमेंट को करप्ट समझ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, करप्ट गवर्नमेंट है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकरप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, या separate statehood on the basis of community, on the basis of language, on the basis of region, on the basis of caste, on the basis of religion, that is communism, community। तो वो अलग स्टेट चाहते हैं, सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट्स हो जाते हैं। या तो उनको बाहर से कोई मदद करता है, वो भी हो पॉसिबल हो सकता है, या अंदर से ही ये चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। या इसके अलावा ये अंदर से ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज करप्ट। तो ये चीजें बड़ी रीजन रहती है, या आपकी एक्सप्लॉइटेशन भी इसका रीजन हो सकती है। तो ये जो डुअल सेट ऑफ पॉलिसीज आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपका रीजन बन सकता है इंटरनल इस रेबेलियन के लिए, इंटरनल मूवमेंट्स के लिए, सेपरेट मूवमेंट्स के लिए, फिर ग्राउंड्स कोई भी हो। लेकिन जब ऐसे थ्रेट्स होते हैं तब क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या रहते हैं? आपके आप रिफॉर्मेशन करते हो, जो होती है, आप रद्दोबदल करते हो, कुछ कवानीन जो लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है उनको आप रोकते हो, और आप वो कवानीन पास करते हो जिनसे आप सर्व करते हो पब्लिक को, कलेक्टिव और कॉमन इंटरेस्ट को, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस और डेवलपमेंट को आप करते हो। आप थोड़ी सी तब्दीली लाते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, या आपका कोई जो बहुत सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, अथॉरिटीज में जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनमें आप रद्दोबदल करते हो। तो ये वो चीजें होती है जिनसे आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। या अंदर से ही कुछ रिवर वाटर डिस्प्यूट है कुछ स्टेट्स के बीच, तो आप क्या करते हो? आप कमिटी फिर बनाते हो इन डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए, कमिटीज फ्रेमवर्क तैयार करती है कि कितना मतलब शेयर पानी का मिलना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, टू नॉर्मलसी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि किसी किस्म की कोई सॉर्ट ऑफ वायलेंस हो। तो इंटरनल थ्रेट्स होते हैं आपके पास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में वो थ्रेट्स आते हैं जो आपके स्टेट के लिए एक्सटर्नल हैं और इंटरनली होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस क्या है और में आप क्या करते हो। वहां पर आते हैं नॉन ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में आते थे एक्सटर्नल, उसके बाद आ जाते हैं नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में ज्यादा आता है ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी आते हैं नॉन ट्रेडिशनल में। जब हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी में सबसे पहली बात ये होती है